नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और इजराइल इन दोनों देशों में युद्ध है और इस युद्ध के साये में कनाडा में G7 की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप पहले ही वहां से निकल चुके हैं। ट्रंप के अचानक लौट जाने के पीछे असल वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों देशों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं और एक शांति और एक अंत, उन्होंने कहा है एंड, अंत कहें तो ज्यादा बेहतर है, अंत की उम्मीद वह कर रहे हैं। अंत किसका? अंत इस युद्ध का, या अंत ईरान का, या अंत इजराइल का? इजराइल का तो सोचेंगे नहीं, तो क्या ईरान का? ट्रंप ने कहा है कि वो वास्तविक अंत चाहते हैं, रियल एंड चाहते हैं। उन्होंने रियल एंड वर्ड का इस्तेमाल किया है। अब इस बयान को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। क्या 5 दिनों से चल रहे इजराइल और ईरान युद्ध में अब ट्रंप भी सीधे हिस्सा लेंगे? क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस युद्ध से अमेरिका को दूर रखा है, केवल ईरान को धमकी दी है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, और अगर कोशिश की तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने G7 में इस बात को दोहराया है कि ईरान ने बात करने में देर कर दी और उसे परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, फिर भी इजराइल ने उस पर इसी बहाने से हमला किया है। और अब G7 देशों ने एक बयान में कहा है कि हम मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। G7 नेताओं ने यह भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और इस बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का असल स्रोत कहा गया है। G7 नेताओं ने यह भी कहा है कि हम लगातार कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं कर सकता है। ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गजा में युद्ध विराम भी शामिल है। ये बातें कही गई हैं इधर G7 के नेताओं के जरिए जो बैठक चल रही है कनाडा में। इस बयान को देखकर साफ समझा जा सकता है दोस्तों कि G7 इजराइल के साथ खड़ा है और उसका जो एजेंडा है, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास, इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी है, उस पूरे एजेंडे की पोल यहां पर खुल चुकी है। यानी यहां कोई वैश्विक शांति की बात नहीं है, यहां किसी आर्थिक स्थिरता या विकास की बात नहीं हो रही है, किसी सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। बात सीधे सीधे एक तरफा हो रही है। एक देश का हम साथ दे रहे हैं, और किस बिना पे दे रहे हैं ये आप सब जानते हैं। यानी एजेंडा यहां सेट है। पहले गजा और अब ईरान पर हमला करने वाले इजराइल के साथ G7 खड़ा होकर किस तरह विश्व शांति की बात कर सकता है, यह सोचने वाली बात है। वहीं आर्थिक स्थिरता को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ईरान को तबाह करने की कोशिश में तेल और गैस की आपूर्ति पर संकट दिख रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, आप जानते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट या जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं, इसको बंद करने की ईरान ने धमकी दी है। ईरान और ओमान और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के दक्षिणी हिस्से के बीच ये एक बहुत संकरा सा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि यहां से क्रूड ऑयल और गैस दोनों का व्यापार होता है और भारत भी आता है। और भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर आप जानते हैं कौन है? अंबानी साहब, वही अंबानी। तो ईरान अगर यह कदम नहीं भी उठाता है कि उसको रोके, तब भी इजराइल के कारण दुनिया 2 भागों में फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ इजराइल के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं और दूसरी तरफ इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं। यह बंटवारा संघर्ष को और बढ़ाएगा, दोनों देशों के संघर्ष को बढ़ाएगा, कहें तो जंग को और बढ़ाएगा, युद्ध को बढ़ाएगा। इसके लिए अमेरिका, इजराइल और G7 जैसे ग्रुप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। वैसे अभी मोदी कनाडा में हैं और कनाडा में थे, माफी चाहूंगा, मोदी कनाडा में है, ट्रंप थे, तो मोदी कनाडा में हैं। और यह देखना दिलचस्प होगा कि युद्ध के इस माहौल में मोदी किस तरह शांति पर अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मोदी भी 4 दिनों का एक छोटा सा युद्ध कहें या संघर्ष कहें पाकिस्तान के साथ, वो करके गए हैं कनाडा पिछले ही महीने, और सीज फायर करवाने वाले वही डोनाल्ड ट्रंप साहब थे,
जो रियल एंड की बात यहां नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां रियल एंड की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया था, परसों शाम को ट्वीट किया था, आपने देखा था, जिसमें कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और हम वैसे ही कोशिश सीज फायर की कर रहे हैं जैसी कोशिश हमने की थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाई थी। अब तक उन्होंने, लेकिन इधर जब हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने अब तक इजराइल की सीधी आलोचना नहीं की है और न ही ट्रंप को कुछ कहा है। ऊपर से जिस तरह देर से मिले निमंत्रण के बावजूद वो कनाडा गए, उसे लेकर भी अब बीजेपी नेताओं ने ही आलोचना करना शुरू कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। आज सुबह सुबह अंग्रेजी में एक ट्वीट लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने, उस ट्वीट का हिंदी आपके सामने रखता हूं। कह रहे हैं कि जैसे ही मोदी कनाडा गए और G7 सम्मेलन में बेशर्मी से पर्यवेक्षक बने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी बहाने से सम्मेलन छोड़कर वाशिंगटन वापस चले गए। मोदी को दुख हो रहा होगा, हमारे मुख्य मीडिया में छपने के लिए कोई फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिला। आपको बता दूं कि स्वामी का यह ट्वीट अंग्रेजी में है, जिसमें उन्होंने मोदी के लिए तो शेमलेसली शब्द का इस्तेमाल किया है। शेमलेसली शब्द का इस्तेमाल हमने वहां भी किया, जिसको बेशर्मी के साथ, जो बेशर्म वर्ड है वो उसका इस्तेमाल, और साथ ही मीडिया के लिए भी तंज कसते हुए सुब्रमण्यम साहब ने लिखा है पुसी कैट मेन मीडिया, यानी स्वामी ने यहां मीडिया को पालतू और कमजोर बताया है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर यह तंज इसलिए कसा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही रवाना हो गए थे। मोदी को शायद उम्मीद रही होगी कि वो ट्रंप से मिलेंगे और फिर से अपने प्रिय मित्र के गले लगने और फोटो खिंचवाने का मौका उन्हें मिलेगा, जिसे फिर देश में मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ हैं। लेकिन यह सब हो पाता इससे पहले ही ट्रंप अमेरिका वापस लौट गए। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर G7 से दुनिया को कुछ हासिल होगा या युद्ध की बर्बादी और होगी, और मोदी इस संकट में क्या भारत की खास भूमिका दुनिया को दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी लीडरशिप का भी इम्तिहान हो जाएगा कि साहब ने केवल विदेशों में फोटो खिंचवाई है या अपना रुतबा भी कायम किया है। इन तमाम बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, उसमें क्या अब अमेरिका कूदने वाला है? क्या ट्रंप इस जंग में कूदेंगे? क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह रहे हैं वो रियल एंड चाहते हैं। चलिए, रियल एंड किस चीज का, इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, 4 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, आज एक स्पेशल साथी हमारे सीधे ईरान से, तेहरान से जुड़े हुए हैं। आकिफ जैदी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सीधे एक पहला ओपनिंग कमेंट लेना चाहता हूं, पहले प्रशांत टंडन जी आपसे, फिर आकिफ जैदी साहब के पास आऊंगा। जैदी साहब का वीडियो थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिस माहौल में वो वहां हैं ईरान में, और वहां से जुड़ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रशांत जी, ओवरऑल पहला कमेंट, ओपनिंग कमेंट। जी देखिए, बहुत क्रूशल स्टेज में है और दुनिया की शांति और स्थिरता बहुत महीन धागे से अटकी हुई है। ट्रंप क्यों G7 का छोड़ के गए, जो आपने कहा, इशारा किया, ट्रंप इस बात को नाप तोल रहे हैं कि क्या अमेरिका को सीधे इस कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहिए। अब जो उन्होंने बात कही रियल एंड, ये बात नेतन्याहू ने भी कही है। इसका मतलब क्या है? रियल एंड का मतलब यही है कि ये सीक्वल है। जिस तरीके से कर्नल गद्दाफी को मारा गया, जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को मारा गया, अब उनका सीधा निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर पर है। काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को मार दिया है, उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं हुई हैं। तो अब उनका जो रियल एंड की बात कर रहे हैं वो यही बात है। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात राजीव जी ये है कि इस दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म नाम की चीज़, यानी बहुदेशीय जो निज़ाम है दुनिया में, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो G7 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, इन सब का
आप समझे कि ये बेमतलब हो गई हैं। अब जी केवल इजराइल, नेतन्याहू और ट्रंप की दादागिरी है इस दुनिया में। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। सबसे अफसोसनाक स्थिति तो रूस अपने झगड़े में फंसा हुआ है। उनके अपने जहाज गिरा दिए यूक्रेन ने। जी लेकिन चाइना चाइना को जिस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए था, इंडिया को जिस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए था विश्व शांति में, जो इंडिया का लेगेसी रही है, जो इतिहास रहा है, और ईरान उसका पारंपरिक दोस्त भी रहा है, और हमारे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। जी ईरान ने हमको लगातार जो है तेल दिया है बगैर डॉलर के। तो ये, और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ईरान साथ में खड़ा रहा जब पाकिस्तान ने उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। इन सब के मद्देनजर भारत का एक रोल होना चाहिए था। जी लेकिन अफसोस की बात है कि भारत का भी कोई, मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, और चीन का भी कोई रोल नहीं है। चीन केवल दुनिया में चाहेगा कि सिर्फ व्यापारी बन के वो सुपर पावर बन जाए, और जब आम कॉन्फ्लिक्ट हो और इस तरीके का मनमानी हो कि दुनिया के देशों के हेड ऑफ स्टेट्स को, मिलिट्री कमांडर्स को मारा जाए और इस देश को खत्म किया जाए, और आप केवल बयान देते रहे ग्लोबल टाइम्स में, तो इससे दुनिया में आप वैश्विक ताकत नहीं बन पाएंगे। सिर्फ जी अपने खिलौने या ये बेचकर, फैक्ट्री फैक्ट्री आउटपुट बेचकर आप केवल दुनिया में वैश्विक ताकत नहीं बन पाएंगे। चीन को एक रोल प्ले करना चाहिए था, जो चीन ने नहीं रोल प्ले किया। तो दुनिया में इस वक्त जो विश्व शांति है वो बड़े कच्चे धागे पर अटकी हुई है, क्योंकि अगर ईरान को कुछ होता है तो देखिए, जब तक सद्दाम हुसैन को हुआ था तब तक सोशल मीडिया नहीं आया था। अब वर्ल्ड बहुत यूनाइटेड है, बहुत कनेक्टेड है, और इसका बहुत रिएक्शन होगा पूरी दुनिया में। जी तो मुझे मुझे ऐसा अंदेशा है कि ट्रंप जो G7 का छोड़ के गए हैं, वो ट्रंप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की को नाप तोल रहे हैं। वो हो सकता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में बात सामने आ भी जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर बता रही है कि वो B2 बॉम्बर्स, यानी जो बंकर को पेनिट्रेट करता है और जो फॉर्गो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, जी उस पर निशाना है। और एक और झूठ, देखिए सद्दाम हुसैन को मारा गया क्योंकि केमिकल वेपन की बात थी। जी यूएन इंस्पेक्टर्स ने बाद में कहा कि वहां कोई केमिकल वेपन उनको नहीं मिला, झूठ बात थी। अब ये बात दोहराई, ये कहानी दोहराई जा रही ईरान के मामले में। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आकिब साहब के पास आना चाहता हूं। आकिब जैदी साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर चल क्या रहा है ईरान में, और इस ईरान कितना यहां पर अपना जो विरोध है वो जता पा रहा है, कितना यहां पर फाइट में डटा हुआ है ईरान इजराइल के साथ, और अगर अमेरिका आता है तो फिर ईरान कहां दिखाई देता है? जैदी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और सभी व्यूअर्स को मैं यहाँ से ईरान से सलाम करता हूँ। और ये अच्छा मौका है कि हम कुछ बातों पर गंभीरता से और सीरियसनेस से हम इस बार गुफ्तगू करें। जो बात हुई है वहाँ, जो टंडन साहब ने भी कहा कि एंड की बात हो रही है, ये एक अच्छा मौका है कि हम ये दो जो महाज का मुकाबला है इस वक्त, दो फ्रंट्स का, इनके पर्सपेक्टिव में जो डिफरेंस पाया जाता है उसको हम बेहतर समझें। यहाँ पर एक महाज है, एक फ्रंट है जो अमेरिका लीड करता है, G7 उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया में, और इसराइल उसका हिस्सा है, और दुनिया में बहुत सारे और दूसरे ग्रुप्स और कंट्रीज, इंडिविजुअल्स, तंजीमें, ये सब इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ एक और फ्रंट है कि जिसको ईरान लीड करता है, जिसको वो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस कहता है, और ये दो फ्रंट की ये टक्कर है, ये मुकाबला है। ये बुनियादी तौर पर दो कंट्रीज का मुकाबला नहीं है, दो फ्रंट्स का मुकाबला है, और हर फ्रंट की अपनी आइडियोलॉजी है। जी जो अमेरिकन लेड फ्रंट है की आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर साम्राज्य है, कॉलोनियलिज्म है। ये कंटिन्यूएशन है वो चीज जो इंडिया में हमने 200 साल तक अंग्रेज साम्राज्य की शक्ल में एक जमाने में उसको बर्दाश्त किया और झेला है, वो आज वो इस शक्ल में और इस फॉर्म में सामने।
उसके कंटिन्यूएशन, उसके वारिस हैं वो उस पूरे पैकेज के। दूसरी तरफ जो फ्रंट है उसका अपना विजन है, उसके अपने वैल्यूज हैं, उसका वैल्यू है और उसका अप्रोच यह है कि ह्यूमैनिटी और इंसानियत को जुल्म से आज़ाद होना चाहिए, और इसके लिए वो अपने आप को एरो हेड समझता है कि जो ग्लोबल आज़ादी आएगी फ्यूचर में, उसको लीड करने की जिम्मेदारी और ताकत और कुव्वत ये फ्रंट मानता है कि ये हमारे पास है, ये जिम्मेदारी भी है और ये ताकत और कुव्वत। तो जहां इनका पर्सपेक्टिव जो अमेरिकन लेड फ्रंट का है, वो जाहिर सी बात है वो प्रोपेगेंडा उनके लिए अहम टूल है, वायलेंस का थ्रेट और वायलेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल उनका बड़ा टूल है। दूसरी तरफ इस फ्रंट का जो मेन टूल है वो मुकाबला है, वो रेजिस्टेंस है और अगर जरूरत पड़े तो मार्टिरडम और शहादत है। दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, टूल्स हैं, और उनकी इस वक्त आप टक्कर देख रहे हैं। ये टक्कर आज नहीं शुरू हुई है, ये बहुत पुरानी है। मैं और ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता, एटलीस्ट 45 ईयर्स पुरानी है, जब से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन, एटलीस्ट उतनी पुरानी है, दर हकीकत उससे भी ज्यादा पुरानी, लेकिन फिलहाल हम अपनी कहानी को ज्यादा पीछे नहीं ले जाते, तब से ये चल रही है, लेकिन अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंची। इस वक्त यहाँ ईरान में सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ग्राउंड सिचुएशन बता देता हूँ, और फिर यहाँ पर क्या सोचा जा रहा है वो भी मैं अपना पर्सपेक्टिव उस बारे में शेयर करता हूँ जी। ग्राउंड सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि तेहरान शहर के कुछ इलाकों के अलावा, तेहरान सिटी जो कैपिटल है उसके अलावा बाकी कंट्री में, मैं खुद इस वक्त तेहरान के बाहर हूँ, लेकिन मैं पिछले 3-4 दिन में कई सिटीज में मेरा इत्तेफाक से जाना हुआ है जब से ये हमला शुरू हुआ। तो दूसरे शहरों में डे टू डे लाइफ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, यानी दुकानें, बाजार, ऑफिसेज, सारी चीजें चल रही हैं। स्कूल और कॉलेज बंद है क्योंकि समर हॉलीडे शुरू हो चुका है। बाकी सब रूटीन चल रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे सर्विसेज, यूटिलिटी, सब एकदम नॉर्मल चल रहा है। कोई पैनिक बाइंग आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, सब एकदम नॉर्मल है। हाँ, तेहरान जहां पर ज्यादा अटैक्स हुए हैं और खास टारगेट किया गया है, वहां पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो बाकी मुल्क में ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इस तरह से है। हाँ, लोग कुछ हद तक घबराए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नेचुरल सी बात है, इंसान अपनी सेफ्टी को लेकर और फ्यूचर को लेकर परेशान होता है। लेकिन घबराहट से ज्यादा वो चीज जो ज्यादा इस वक्त देखी जाएगी अवाम में, वो है जोश, वो है जज्बा, वो है एक खुशी और एक सेटिस्फेक्शन। खुशी और सेटिस्फेक्शन के एक इजराइल जो इतने जमाने से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और अभी पिछले 2 साल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से दुनिया ने भी ये देख लिया, नहीं तो पहले कई लोगों को इसके ट्रू कैरेक्टर का अंदाजा था नहीं, लेकिन अब 7 अक्टूबर के बाद से इसका ट्रू कैरेक्टर सामने आ गया। तो इसकी खुशी है और एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन है कि एक वेव्स जा रही हैं ईरानी मिसाइल्स की, और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स को नीस्त और नाबूद कर रही है। बड़ी इस पर खुशी और बड़ा इस पर जो है सेटिस्फेक्शन है, और ये तमन्ना है कि ये चीज यहाँ की पब्लिक में ये तमन्ना है कि ये काम आगे बढ़े, जहां तक ये ऑक्यूपायर सेटलर स्टेट की कमर टूट जाए और वो मजबूर हो कि वो इस रीजन के जो लोग हैं उसके सामने तस्लीम हो जाए। ये रीजन जिसमें पूरे रीजन में, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, कोई भी कंट्री हो, उस पर उसने हमला किया है, उसके साथ जंग की है, उसमें जो है हर किस्म की मुश्किलात पैदा की। तो ये यहाँ पर सिचुएशन पाएगा। जी जरा आपसे ये समझना चाहता हूँ जैदी साहब कि ये जो फोर्डो शहर है, फोर्डो है, जिसको निशाना बनाने की कोशिश में इजराइल है, वो यहाँ से कितना दूर है, तेहरान से कितनी दूरी पर है? जी देखिए, तो फोर्डो एक्चुअली एक शहर नहीं है, फोर्डो एक न्यूक्लियर एक फैसिलिटी है जो शहरों से दूर बनाई गई है। वहां आसपास कोई भी आबादी नहीं, डेजर्ट के अंदर, माउंटेन में, बहुत ही गहराई के अंदर कहा जाता है, मैं तो गया नहीं हूँ, तो कहा जाता है 100 मीटर या उससे ज्यादा अंदर गहराई जमीन के नीचे एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। वही न्यूक्लियर रिसर्च, इनरिचमेंट और जो उनका यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उससे मुताल्लिक। उसको क्यों ऐसा बनाया गया है? ताकि उसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके बॉम्बिंग के जरिए। तो फोर्डो ऐसी जगह है
तेहरान और कुम के तकरीबन बीच में पड़ती है, यानी तेहरान से अंदाजा शायद 70-80 किलोमीटर के फासले पर होगी और इसी तरह शायद 50 किलोमीटर के फासले पर होगी तकरीबन। तो अनपॉपुलेटेड एरिया है, डेजर्ट माउंटेनस एरिया, वहां पर कोई रहता नहीं जी। तो ये वहां की सिचुएशन है और एक इम्पोर्टेंट साइट है आखिर। क्या बम्बार्डिंग उधर हो रही है क्या फोर्डो साइड में, क्योंकि निशाना तो वही है? निशाना देखिए, इधर हकीकत आप जानते हैं कि ये जो असल एफर्ट है इस पूरे इसका मकसद, ये न्यूक्लियर मैटर एक बहाना है। तो इसीलिए अगर हकीकत में देखा जाए तो न्यूक्लियर साइट्स हकीकी निशाना नहीं है इस जंग में। पूरा न्यूक्लियर इशू एक टॉपिक इसको खड़ा किया जाता है एज अ रेड हेरिंग, एक बहाने के तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है और कंसिस्टेंटली IAEA ने, हत्ता खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंसिस्टेंटली इसी बात को उन्हीं ने कंफर्म किया है कि उसने अपनी एनपीटी कमिटमेंट्स को वायलेट नहीं किया है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है, इतने दबाव और धमकियों के बावजूद आज तक नहीं बनाया है, बनाने की सलाहियत रखने के बाद भी अभी तक नहीं बनाया है। तो न्यूक्लियर इशू या न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई भी ये सब चीजें, ये सिर्फ बहाना है। असल ये है कि यहाँ पर ईरान में 1979 के बाद जो सोसाइटी का जो निज़ाम कायम हुआ है, जो पब्लिक और गवर्नमेंट का जो सिस्टम बना है, जो इस्लामिक गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पर कायम हुआ है, वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए, अमेरिकन ऑक्यूपेशन के लिए। जब इजराइल कहता है, देखिए इजराइल के लीडर बहुत प्रोपेगेंडा और झूठ से काम लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें जो वो कहते हैं वो सही होती है। मिसाल के तौर पर जब नेतन्याहू कहता है कि ईरान हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो उसकी बात सही है, लेकिन वो जिस तरह से या जिस निगाह से और जिस जाविये वो ये कहना चाहता है कि ईरान आके हम पर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर देगा, इसलिए वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जिस तरह से जब इंडिया में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था, तो गांधी जी का वजूद ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, जबकि वो नॉन वायलेंस के देवता थे, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थे, क्योंकि वो हक की बात कर रहे थे, क्योंकि वो सच की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है कॉलोनियलिज्म के लिए, साम्राज्य के लिए हक, सच्चाई, कुर्बानी, इंडिजिनियस जो है मकामी लोगों की मूवमेंट्स, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। और क्योंकि इसराइल फंडामेंटली वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का लास्ट रिमेनिंग डायरेक्ट कॉलोनियल आउटपोस्ट है, बाकी सब इंडिया का कॉलोनियल निजाम सब खत्म हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में खत्म हो गया, अफ्रीका में जितने कंट्रीज थे, साउथ अफ्रीका जो इतना बड़ा यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का आउटपोस्ट था, वो सब कोलैप्स हो गया। ये लास्ट रिमेनिंग आउटपोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपोस्ट है। लास्ट होने के साथ साथ क्रिटिकल भी है, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे मकासद हासिल। तो ये फॉरेन इम्प्लांट रीजन में, ये जो पैलेस्टाइन में क्रिएट किया गया ये फॉरेन इम्प्लांट जो है वो किसी भी इंडिजिनस मूवमेंट, एक ऑथेंटिक इंडिजिनस मूवमेंट, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, सिंपली क्योंकि वो अपने हक का मुतालिबा करते हैं, दूसरों को हक के मुतालिबे करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो वो वाकई सही है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जी चलिए, आता हूं दोबारा आपके पास, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इधर हिंदुस्तान से क्या विश्लेषण चल रहा है और हिंदुस्तान किस ढंग से देख रहा है ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट को, और इसमें अगर अमेरिका कूदता है तो फिर क्या कुछ होगा, क्या हो सकता है? क्या दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या दो हिस्सों में बढ़ जाएगी दुनिया? और क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? ये सब कुछ सारे सवालों के साथ जरा जल्दी से आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप? देखिए, तीसरे विश्व युद्ध वाला जो मामला है वो मुझको लग नहीं रहा है, क्या कि जो रूस और चीन है उसका जो रिस्पांस होना चाहिए था, जितना पावरफुल रिस्पांस इजराइल के खिलाफ, वो अभी तक नहीं आया है सामने, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध तभी हो सकता है। और इसीलिए ये फाइट जो है, और दूसरा है कि जो वेस्टर्न पावर्स है उनकी कोशिश यही रहेगी कि मिडिल ईस्ट में ही इसका सेंटर रहे, इसको बाहर ना ले जाए, क्योंकि वो जो है
अमेरिका तो पहले से भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका आया पर्ल हार्बर के बाद, तो जब तक अमेरिका पर अपना कोई अटैक नहीं होता है वो कोई वो वर्ल्ड वॉर के ही तरफ नहीं जाता है। और वो पावर तो उसके पास तो उतनी ताकत तो है ही कि वो जो है उसने इराक में दिखाया। मुझको इसमें लग नहीं रहा है क्या कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन ये इंटेंसिफाई करेगा और कई तरह के रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे। जो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे उसमें जहां तक मैं भारत के मुतालिक देखता हूं, तो मुझको लगता है कि भारत जो है उस रीअलाइनमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मोदी जी बराबर दिख रहे हैं कि जैसे कि इजराइल के पक्ष में खड़े होने की, मतलब डायरेक्ट ना हो, कई बार तो डायरेक्ट भी है, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है गाजा वाले इशू में 183 में से 149 कंट्रीज ने उसके खिलाफ जेनोसाइड रोकने के लिए जो सीज फायर का इमीडिएट अनकंडीशनल सीज फायर का प्रस्ताव था, उसमें भी हम लोग जो है एब्सटेन कर गए। और कौन से कंट्री हमारे साथ रहे, टोगो, तिमोर, क्या कहते हैं, मुझको लग रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट कंट्री जो है एब्सटेन नहीं किया। तो जी। आप जो है भारत का तो बहुत रवैया बहुत खराब दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे चिंतित हमको लग रहा है क्या कि ये जो इजराइल की जो दादागिरी है, अभी इमीडिएटली जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जितना और करना चाहिए। उन्होंने हालांकि साथ दिया है इजराइल के अटैक का, ऑलमोस्ट मतलब कंसेंसस रहा ज़्यादातर कंट्रीज में कि ये अटैक जो है अनकॉल्ड फॉर था, इसको नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने उसकी निंदा की है। तो लेकिन वो हमको लगे बढ़ेगा, मतलब ईरान का सपोर्ट जो है, जो सपोर्ट अभी उतना सपोर्ट नहीं था अभी तक, वो सपोर्ट बढ़ेगा मिडल ईस्ट में, क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका की वजह से या बाकी उनके अपने कंट्राडिक्शंस की वजह से भले ही इजराइल के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी नहीं कर पाए हैं अब तक, लेकिन ये ईरान के गिरने को नहीं चाहेंगे वो कि वो जो है परास्त हो। और देखिए एक बात और है कि ये जो क्या कहते हैं वेस्ट का प्रचार है उसका विरोध होना चाहिए, मतलब उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। ये कोई इस्लामिक क्या कहते हैं और नॉन इस्लामिक मामला है, एकदम उसका कोई एकदम उल्टा मामला है। क्योंकि अगर सद्दाम जो है और शिया सुन्नी ये सब बताते रहते हैं, जबकि आप देखेंगे कि कोई सद्दाम के खिलाफ अमेरिका ने जो किया उसके खिलाफ कौन सा सुन्नी कंट्री इकट्ठा हुआ, सऊदी या किसी ने उनके साथ नहीं हुए। इसी तरह यहाँ भी जो इशू है उसमें कोई शिया सुन्नी नहीं, बल्कि उनके जो मिडल ईस्ट का जो तेल की राजनीति है, उनका जो कॉलोनियल जो उन्होंने बताया, जो मतलब ये सेटलर्स हैं, ये क्या कहते हैं इजरायली, और भी लेबनान में सब जगह उस सीरिया में वो लगाया हुआ है, जो पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्राडिक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाए हैं, वो उसकी वजह से जो है वहाँ प्रॉब्लम है। और एक रखा इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इजराइल जो है लास्ट पोस्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म है, क्या कहते हैं जो कॉलोनियलिज्म का अगला हिस्सा था, एंग्लो एक्सिस जिसको आप कहेंगे, अमेरिका और वो क्या कहते हैं अमेरिकन यूएस एंग्लो एक्सिस का जो है उसका जो पोस्ट है, जो उसका चौकी है वो, तो ये एक बहुत बड़ा है। लेकिन इस मामले में जो इंडिया का मुझको रोल था पहले से, वो होना चाहिए था कि हम जो कॉलोनियल ये की जो लीडरशिप थी उसके लिए हम लोग एकदम सही क्या कहते हैं कैंडिडेट थे कि ये जो मुहिम थी इसको लीड कर सकते थे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी लीगेसी, हमारा जो सेकुलरिज्म और इसके प्रति कमिटमेंट है, हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ी संख्या रखते हैं हिंदुस्तान में, तो ये सब हमारे लिए बहुत मुफीद था कि हम जो है इस जो पोस्ट कॉलोनियल जो अभी एक फाइट चल रही है उसमें हम खड़े होते इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ, यूएस इंपीरियलिज्म के खिलाफ, वो हम उसको वो जो रोल है वो तिलांजलि दे दी है। और चीन जो कही सही का प्रशांत जी ने कि चीन वो उस रोल को अदा करता हुआ दिखाई देना चाहता है, लेकिन वो उसके मतलब करना नहीं चाहता है। वो चीन, उनसे उनका कोलैबोरेशन हो गया है, वर्ल्ड जो ये जो ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी बनी है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, उनसे उनका ट्रांजैक्शन हो गया है। वो अपने बेच के अपने सामान बेचना, अपने यहाँ
क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इसी सब में इंटरेस्टेड है। वो रोल अदा करने की स्थिति में नहीं है और न करना चाहता है, क्योंकि अंत में वो अमेरिका से डील ही कर रहा है अभी तक। ये हर एक मामले में आपने देखा, यूक्रेन हो, इजराइल हो, सब जगह पहले फिलिस्तीन हो, सब जगह। तो इसीलिए ये रोल हम कर सकते थे, और ईरान के मामले में तो हमको करना ही चाहिए था, क्योंकि ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है, और जी। दोस्ती ने हमारे सारे सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, इकोनॉमिक लिंक्स हैं, अभी तक का सारा जो है लिंक्स हमारा है, ज्योग्राफिकल लिंक्स भी है, मतलब बहुत ही करीब है हमारे। तो ये हमने रोल छोड़ दिया है। ये मैं जरूर कहूँगा भारत के ये बारे में एक रिविजिट करने के लिए प्रेशर डालना चाहिए इंडिया के विपक्ष को। भारत के जो ईरान और इजराइल वार के मैंने जो स्थिति बनी है, उसमें पूरा मतलब चेंज जिसको कहते हैं, कंप्लीट चेंज की जरूरत है हमारी पॉलिसी का। इसके लिए प्रयास करना चाहिए हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल्स और विपक्ष को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आता हूं दोबारा आपके पास, और एक बार फिर आना चाहता हूं जैदी साहब के पास। जरा स्क्रीन पे ले आइए जैदी साहब को, और जरा उनसे, जैदी साहब, जरा आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि इस वक्त ईरान में मीडिया का क्या रोल है। जो बहुत सारी तस्वीरें आती हैं हिंदुस्तान में, जब हम मीडिया के रोल को देखते हैं, तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें इंडियन मीडिया का रोल बड़ा अजीब टाइप का था। उसमें इंडियन आर्मी को भी कहना पड़ा कि हमारा 15% टाइम मीडिया के ऐसी खबरों को ध्वस्त करने में या मैनेज करने में लग गया, 15% का समय चला गया, जो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ईरान मीडिया और ईरान में इजराइल को लेकर मीडिया में क्या कुछ है, जरा उस पर बताइए। जी, आप अहम सवाल है ये, क्योंकि ये अब जंगों की जो कॉन्फ्लिक्ट्स की जो सूरत हाल बनी है अब दुनिया में, उसमें मिलिट्री या हार्डवेयर और वो सारे मैदान में जो हो रहा है वो की अहमियत रखता है। उतनी ही अहमियत यह है कि नैरेटिव की दुनिया में और मीडिया की दुनिया में क्या बात हो रही है। तो अगर मैं आपके सलाह हूँ कि जो ईरानी सोसाइटी है, जो मीडिया उसको अवेलेबल है और वो कंज्यूम करती है, उसमें इस वक्त क्या पिक्चर है। तो अगर मैं आपके सवाल को यूं सही समझाऊं, तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो आपको दो मेन नैरेटिव्स यहाँ उस मीडिया में मिलेंगे जो ईरानी पब्लिक इसको कंज्यूम करती है और एक्सेस। एक आपको नैरेटिव मिलेगा रेजिस्टेंस का नैरेटिव, कि इसके अंदर वैल्यूज पर फोकस्ड है, कि ये मुकाबला, ये जंग बुनियादी तौर पर वैल्यूज की जंग है, और हम इंसानियत और ह्यूमैनिटी के प्राइमरी डिफेंडर के तौर पर आगे बढ़े हुए हैं। इस रास्ते में हमें कुर्बानियां देनी है, शहादतें हुई हैं और भी हो सकता है दूसरी किस्म के लॉसेस भी बर्दाश्त करने हो, लेकिन क्योंकि हम हक पर हैं, इसलिए हर हाल में जो भी कीमत अदा करनी होगी हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे, और जीत आखिर हमारी। तो एक नैरेटिव है कि जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो स्टेट मीडिया है वो भी इस नैरेटिव को प्रेजेंट करता है, और यहाँ के ईरान में एक बहुत लाइवली और बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया स्पेस भी है, पर्शियन लैंग्वेज फारसी, उसमें भी बहुत सारे नॉन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या पर्सनालिटीज हैं जो कोई नजरिया रखते हैं मीडिया में, वो इस बात को पेश करते हैं। लेकिन दूसरा भी नैरेटिव यहाँ पर है, वो नैरेटिव भी ये कहता है कि हम कमजोर हैं ये, और हम क्यों मुकाबला करें, हम क्यों ये सारी वैल्यूज की बातें करें। हमें देखो, जर्मनी और जापान की कमर तोड़ दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उनको पाल पोस कर कितना अमीर मुल्क बना दिया। हमें भी ऐसे ही बन जाना चाहिए। अगर हम अमेरिका के साथ हम मिल जाएं तो अमेरिका तो इजराइल को भी छोड़ देगा, सारी जो है उसका रहम और करम हमारी तरफ आ जाएगा। और क्यों हम कोई भी चीज, कोई भी हम कीमत अदा करें, फिलिस्तीनी मर रहे हैं, मरने दो, हमसे क्या। इस किस्म के नैरेटिव भी यहाँ के मीडिया में पाया जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ के जो स्टेट इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन है वो इस नैरेटिव को प्रमोट नहीं करते, बल्कि इसको काउंटर करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसी वॉइसेस हैं
जो इस टाइप के नैरेटिव को भी प्रमोट करते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आइडियोलॉजिकली और कुछ केसेस में हत्या फाइनेंशियली, तो कम ही, ज्यादातर मेंटली और आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न नैरेटिव और प्रोपेगेंडा से। वो भी मीडिया में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये हालात जंगी हालात होते हैं तो आप जानते हैं कि हर सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है, हर सोसाइटी में जोश और जज्बा बढ़ता है। और वो सोसाइटी जो एक मुस्लिम सोसाइटी है, जो शिया आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, कि जिसके अंदर शहादत और जुल्म का मुकाबला, ये सारी चीजें जो है बचपने से जो है घर घर के कल्चर में होती है, तो और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो वो जो पहला जो नैरेटिव है जिसका मैंने जिक्र किया, जो कहता है हम हक पर हैं और इस राह में हमें आगे बढ़ना है, वो इस वक्त बहुत ओवरवेलमिंगली मीडिया में डोमिनेट कर रहा है। और जो दूसरा नैरेटिव है वो स्ट्रगल करता है ऐसे मौकों पर, लेकिन वो भी अभी भी है वो नैरेटिव यहाँ की मीडिया स्पेस में, ऐसा नहीं कि पूरी तरह वो गायब होता है। जी जी, तो ये यहाँ के मीडिया स्पेस के। जी शुक्रिया जैदी साहब। अभी आता हूं दोबारा आपके पास, जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, और आप कैसे देखते हैं, एक तरफ G7 पे भी बात होगी, लेकिन G7 से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का चले जाना, और वहां G7 में एक बात और भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कही वो ये कि पुतिन को यानी रशिया को इससे बाहर निकालना 2014 में, जिस समय ओबामा थे और जस्टिन ट्रूडो थे उस समय, इनको निकालना ठीक नहीं था। यानी G7 में एक तरफ तो ये लग रहा है कि 7 कंट्री आपस में जो मिलना जुलना और मिलजुल के रहना यानी एक मत होना, वो यहां दिखाई 7 देशों में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब बात आती है इजराइल की, तो 7 एक साथ नजर आते हैं, ईरान के साथ नजर नहीं आते हैं, इजराइल के साथ सारी मानवता दिखाई देती है। लेकिन जब ईरान की बात हो, फिलिस्तीन की बात हो, तो ये चुप्पी साध जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों दिखाई देता है अमलेंदु जी? राजीव जी, दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे जो हैं वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और मानवता की बात करते हैं। G7 को आप इस तरीके से देख सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर फसाद आप देखेंगे तो ये G7 के देश में सारी दुनिया में फसाद की जड़ यही है। तो अब ये इजराइल के मामले पर इसीलिए इजराइल के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इजराइल ही जो है वो मानवता का संरक्षक है और बाकी दुनिया जो है वो मानवता ही नहीं। आज ही राजीव जी गाजा में इजराइल की सेना ने एक शेल्टर पर हमला किया। वो शेल्टर जो है वो इजराइल और अमेरिका द्वारा समर्थित शेल्टर है, और वहां लाइन में लगे हुए थे फिलिस्तीनी नागरिक जो थे शेल्टर में जो थे, उनके ऊपर गोली चला दी। 45 लोग जो है उसमें उनकी जान गई। तो ये इजराइल जो अपराध कर रहा है, इसका समर्थन अमेरिका से लेकर और फ्रांस और जर्मनी तक सबका समर्थन इनको मिला हुआ है। और इतिहास खंगाल कर देखिए राजीव जी, तो ये G7 के जितने भी देश हैं, इन सबका कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो मानवता के प्रति इसी तरीके से युद्ध अपराध का रहा है, इनका इतिहास रहा है। तो अब ये खुद को विकसित भी कहते हैं राजीव, जो लगता ही है कि हमारे यहाँ भी जो विकसित भारत का नारा दिया जाना है वो शायद इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए दिया जाना है कि अगर विकसित होना है तो उसके लिए इंसानों की लाशें बिछाना जरूरी है, तभी आप विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। ये शायद एक फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला शायद वो पश्चिम में अपनाया जा चुका है, वो यहाँ भी भारत में भी वो पश्चिम से फॉर्मूला लाया जा रहा है। तो ये राजीव जी एक दिखाई पड़ता है। अब लेकिन ट्रंप ने जो पुतिन को लेकर बात कही राजीव जी, तो असल में पुतिन भी जो है वो अपनी विदेश नीति के जरिए इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ हो रहा है कि हम विदेश नीति को जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी से बहुत कुछ जो है वो ट्रंप साहब सीख रहे हैं और ट्रंप साहब से मोदी जी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो दोनों भाई जो है मित्र, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ चीजें सीख रहे हैं और गड्ढे मड्ढे बहुत कुछ हो रहा है, ये राजीव जी समझ में आ रहा है। आज राजीव जी जो काट्स हैं इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक लीडर हैं इमाम खामेनेई, कि उनकी अगर हत्या होती है तो ये हत्या नहीं होगी बल्कि इससे शांति लौट कर आएगी, ये उनका कहना है। और ट्रंप साहब का कहना है कि तेहरान को खाली करो वरना आप परिणाम भुगतेंगे। हालांकि बाद में बयान आ गया उनके प्रवक्ता का कि ट्रंप का ये मतलब नहीं था कि भाई आप हमला करेंगे या कुछ करेंगे, मतलब ये था कि जो परिस्थितियां इस समय दिख रही हैं उस समय आप तेहरान को खाली कर दीजिए, क्योंकि एस्केलेशन बढ़ सकता है, मतलब युद्ध आगे बढ़ सकता है। तो ये उनका कहना था। तो राजीव जी कुल मिलाकर G7 जो है वो देखिए आप इस तरीके से इजराइल के साथ तो खड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जब वहां गए हैं तो क्या हमारे प्रधानमंत्री वहां ये साहस दिखा पाएंगे कि इजराइल को हमले बंद कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता
तो यूएन से आप गायब नहीं हो गए होते तुरंत युद्ध विराम की बात करने के लिए। तो यानी राजीव जी, मोदी जी की नीति जो है अब वो भारत की विदेश नीति बदल में तब्दील होती जा रही है। ये खतरनाक संकेत भारत के लिए हो सकते हैं, मुझे जो लगता है। बाकी अब पूरी दुनिया में चल रहा है तो बहुत सी चीजें दुनिया में बदल रही हैं, बहुत से नए न्यू ऑर्डर बन रहे हैं, लेकिन उसमें राजीव जी एक चीज बहुत साफ है, और वो साफ ये है कि ईरान के लोगों से अगर आप बात कीजिए, या जो आप चल रही है मीडिया में, इंटरनेशनल जो खबर चल रहा है उसमें आप देखिए तो ईरान के लोगों में एक जज्बा है कि भाई हम लड़ेंगे अपने वतन के लिए। और इजराइल में वो जज्बा राजीव जी वतन के लिए दिखाई नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि हमें अपना रकबा बढ़ाना है, अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, मतलब इजराइल का विस्तार करना है, जमीन पर कब्जा करना है। तो ये दोनों चीजों में राजीव जी एक अंतर दिखाई पड़ता है कि एक का मकसद अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है और दूसरे का मकसद अपनी जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करना है। तो ऐसे में लड़ाई राजीव जी सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई दिमाग से और लड़ाई जो है वो जज्बे से भी लड़ी जाती है। दूसरा जो एक अब तक भ्रम बना हुआ था कि साहब इजराइल के पास एक आयरन डोम है और बहुत अच्छी उसकी डिफेंस सिस्टम प्रणाली है और उस पर हमला नहीं हो सकता, वो हमारा जिस तरीके से 56 इंच का सीना राजीव जी 2024 को 4 जून 2024 को ध्वस्त हुआ, वो उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से वो आयरन डोम जो है वो इन 4 दिनों में ध्वस्त हो गया है। तो इसको आप ये देख सकते हैं कि वो आयरन डोम तबाह हो गया, मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा है, जहां आयरन डोम्स लगे हुए थे, मिसाइल सीधी सीधी वहां मार कर रही है। तो ये अब तक जो बना हुआ था वो एक तरीके से खत्म हो गया। दूसरी राजीव जी, जहां तक आवाम की बात है, तो इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ अब कहा जाए जो गुस्सा है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि नेतन्याहू ने खुद प्रधानमंत्री बने रहने के लिए इजराइल को एक तरीके से एक अनिश्चितकालीन जंग जो है उसमें झोंक दिया है, और इसका नुकसान कुल मिलाकर इजराइल के अवाम को होगा। ये चीजें अब इजराइल में शुरू हो गई हैं। वैसे भी अल्पमत की सरकार थी नेतन्याहू की, और उस अल्पमत की सरकार में भी जब ये चीजें होंगी तो पहले तो लोगों को लगा ठीक है हमास ने हमला किया था उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अब उसके जवाब में जिस तरीके से नए नए मोर्चे नेतन्याहू ने खोल दिए हैं, उसके बाद अब नेतन्याहू के लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई इजराइल में भी दिखाई पड़ रही हैं। तो जो काश ने आज कहा कि अगर खामेनेई की हत्या हो जाती है तो संघर्ष रुक जाएगा, तो ये बात पलटकर नेतन्याहू के लिए भी इजराइल में हो सकती है राजीव जी। इजराइल के लोग भी ऐसा कुछ बहुत कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं इजराइल के लोग भी। इजराइल दो तरफा, दोनों साइड से लड़ रहा है, एक तरफ ईरान के साथ में पिछले 5 दिनों से, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लगभग 8 महीने से फिलिस्तीन गजा पट्टी के लिए वहां पर लड़ाई चल रही है हमास के साथ में। प्रशांत टंडन जी, जरा जल्दी से आता हूं आपके पास, फिर जैदी साहब के पास फिर से आऊंगा कुछ सवालों के साथ। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं यहां पर, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का वापस लौट के जाना, हालांकि 2018 में भी वो लौट के चले गए थे, 2018 में भी लौट के इसी कनाडा से लौट के गए थे वो, याद कीजिए, और फिर अभी लौट के चले गए G7 की बैठक से। लौट के जाने का उनकी आदत रही है, चलिए ये मान लें, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि रियल एंड चाहता हूं दोनों देशों के बीच, धमकी दे रहे हैं ईरान को, तेहरान खाली करो, या उसका ये मतलब नहीं था ये कहना, लेकिन एक तरफ 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप कहते हैं कि जैसे मैंने ट्रेड के नाम पर 2 देशों इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर करवाया, वैसे ही यहां भी जल्दी होगा, और अब कह रहे हैं कि रियल एंड सीज फायर, नो सीज फायर। तो क्या मतलब माना जाए इसका? देखिए, 2-3 बातें रेखांकित करना चाहता हूं यहाँ पे। पहली बात कि ईरान ने राजीव जी इनिशिएट नहीं किया ये कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल ने हमला किया, और इजराइल और नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका का शैडो वॉर लड़ रहे हैं। लड़ाई ये अमेरिका की है, और जैसा मैं जैदी साहब से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर पूरा जो मामला है वो एक बहाना है। ईरान तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है इस्लामिक कंट्रीज में। पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान को ट्रम्प साहब ग्रेट नेशन बताते हैं। राइट। हम भारत भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन भारत किसी आतंकवादी मुहिम में शामिल नहीं है कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान तो है। तो पाकिस्तान, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान में मारा गया था। तो वो अलकायदा के नेटवर्क को पनाह देते हैं, वो लश्कर तैयबा को पनाह देते हैं,
वो जैश ए मोहम्मद को पनाह देते हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी है उनके पास। जी। तो ये पश्चिम की दोहरी नीति जो है एक्सपोज होती है कि ईरान को लेकर, जिसको कि IAEA ने इंस्पेक्शन होता है, NPT का सिग्नेटरी है, और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि ये न्यूक्लियर थ्रेट है वर्ल्ड के लिए। तो ये वैसे ही न्यूक्लियर थ्रेट है जैसा कि इराक जो है सद्दाम हुसैन के समय केमिकल वेपन बना रहे थे। ये कहानी गढ़ी गई वेस्टर्न मीडिया में, और वेस्टर्न मीडिया की एजेंसीज ने कहा कि ये झूठी कहानी थी। तो यही चीज अब ईरान में दोहराई जा रही है। अब इसका देखिए, जो अगर ये एस्केलेट होता है और इसमें अगर अमेरिका डायरेक्ट शामिल होता है, उसकी प्रॉस एंड कॉन्स पे एक बात रखूंगा बाद में, लेकिन ये जो खाड़ी के देश हैं, जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, ये इसमें जो स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं मैच खामोशी से, नुकसान उनका होगा, नुकसान इसमें भारत का भी होगा। क्योंकि अगर अमेरिका की दादागिरी, और भी ट्रंप के समय में, जिनकी जवाबदेही बड़ी कम है इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को और मल्टीलेटरल फोरम्स को, उस वक्त भारत जैसे देशों की नेगोशिएटिंग पावर बहुत मिनिमाइज हो जाती। फिर ट्रंप अपना टैरिफ का हंटर चलाएंगे पूरी दुनिया पे, और ये दुनिया को मानना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों को, भारत को, चीन को, रूस को, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को और अरब कंट्रीज को भी आना चाहिए। ये बहुत ही डिसाइसिव समय है दुनिया के लिए कि अगर ये होता है तो आप ट्रंप के बिजनेस जो उनके प्लान होंगे उनके मुताबिक दुनिया चलेगी, ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। बाकी कंट्रीज की नेगोशिएटिंग पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा एक मामला जो है वो आता है कि क्या ईरान वाकई, अगर ये ऐसा होता है और अमेरिका कामयाब हो जाता है, तब दुनिया की तस्वीर क्या होगी? ये बड़ा खतरनाक बात है जो दुनिया को सोचना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक खतरनाक बात है, दुनिया को सोचना चाहिए। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और एक बार जैदी साहब, आपके पास एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे ईरान में जो आप कह रहे थे कि मीडिया का एक पार्ट ये भी है जो कहता है कि अमेरिका के साथ, जैसे इजराइल उसके साथ अमेरिका के साथ है, वैसे ईरान को भी हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमला इजराइल ने किया और जो दावे हुए कि कई वहाँ के टॉप सेना के जो टॉप लीडर्स थे, टॉप ऑफिसर्स थे, उनको मार डाला, इसमें कितना दम है? और दूसरी चीज़ कि जब आप कह रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण वहाँ पर जो माहौल है वो अफरा तफरी वाला नहीं है जो पूरी दुनिया में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज आप बता रहे हैं कि अभी गर्मी की छुट्टी के कारण, समर वेकेशन के कारण जो है वो बंद, उसी वजह से बंद है। लेकिन क्या आम जनजीवन जो है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें वो सब सामान्य चल रही हैं? कोई डर का वातावरण भी है? क्योंकि कल एक तस्वीर और आई कि एक मीडिया के पास ही, एक किसी मीडिया के बिल्डिंग के पास ही कोई ब्लास्ट हुआ। वो इंडिया में काफ़ी वायरल तस्वीर दिखाई दे रही है कि एंकर जो है वो न्यूज़ पढ़ रही है और उसी बीच ब्लास्ट होता है। क्या ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं पिछले 5 दिनों में? थोड़ा सा वहां का सूरत हाल और बताइए। जी, तो यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि फ्राइडे सुबह को ये हमला हुआ अचानक, और फ्राइडे के दिन रात तक तकरीबन यहाँ पर हमला फ्रीली होता गया। जो अंदाजा है वो ये कि अमेरिका और इजराइल कामयाब हो गए थे फ्राइडे के दिन यहाँ के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है उसको किसी तरह हैक करने में और उसको तकरीबन 13-14 घंटे के लिए नाकारा बनाने में कामयाब। तो उस दौरान जगह जगह हम देख रहे थे कि
हमले हो रहे हैं, इजरायली वॉर एयरप्लेन्स कर रहे थे हमले, बाहर से भी क्रूज मिसाइल वगैरह भी आ रहे थे। लेकिन फ्राइडे इवनिंग को वो रिकवर हो गया सिस्टम, और उसके बाद से ये हमले बहुत कम हो गए। तो उसके बाद से, फ्राइडे के बाद से, आज जो है वो हम ट्यूसडे का शाम का वक्त है, तो जो भी हमले और धमाके हुए हैं उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं लेकिन मैं अंदाजे से कह रहा हूँ 90% या उससे ज्यादा जो हमले हुए हैं वो न किसी एयरक्राफ्ट के हैं न किसी मिसाइल के हैं, बल्कि वो जो वेस्ट शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं जैदी साहब, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब दे रहे हैं और इनसे वो भी समझना चाहूँगा कि जो इज़राइल कह रहा है कि ईरान के एयर स्पेस पे हमारा कब्ज़ा हो गया है, और यहाँ की खबरों में ये बताया जा रहा है, हिंदुस्तान में दोस्तों आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि ईरान के जो एयर वो है, स्पेस है, उसमें इजरायली जेट घूम रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है? जैसे जुड़ेंगे सीधे तेहरान से जुड़े हुए, ईरान की राजधानी तेहरान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ आकिफ जैदी साहब, उनसे समझेंगे हम जैसे जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी, आपके ज़रिए आपसे, कि यहाँ पर ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भारत को आप कहाँ देख रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति वापस जा चुके हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है किसी के कारण, हालांकि इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ये उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो है, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है, मैं किसी और काम से जा रहा हूं, और ये सब भी चला है। लेकिन आपसे एक छोटा कमेंट इस पे प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए इस दौर में परिस्थितियां तो बहुत विपरीत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले गजा में जो हुआ और अब ईरान पर पहले अटैक किया इजराइल ने, फिर उसके बाद ईरान ने जवाब दिया। लेकिन वैश्विक मंच, खास करके यूएनओ, एक दौर था जब हम लोग यूएनओ की बात करते थे कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा दो देशों के बीच में तो यूएनओ हस्तक्षेप करेगा। अब ऐसा लगता है कि यूएनओ का स्थान अमेरिका ने ले लिया है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में हम लोग देख ही चुके हैं कि जहां शिमला समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान ने यह तय किया था कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका सीज फायर का ऐलान करता है। आज जो ट्रंप ने बोला और जिस तरीके से ईरान को उन्होंने एक तरह की धमकी दी, शुरू में भी उन्होंने कहा था पर बीच में उन्होंने यू टर्न लिया, तो ये दिखाता है कि विश्व शांति के लिए जो एक संगठन बना था यूएनओ, वो अब कहीं नहीं है। और दुनिया एक ध्रुवीय जो बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है, और जिस टोन में ट्रंप बोलते हैं, लगभग धमकाने के अंदाज में, उससे दुनिया में कन्फ्लिक्ट ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में भी जहां अभी स्थितियां हैं, जो हालात हैं, उससे कहीं और बुरे हालात ना पैदा हो जाए, दूसरे देश उसमें ना शामिल हो जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि मध्यस्थता हो और युद्ध विराम हो, मानवता जिस तरीके से हताहत हो रही है वो रुकना बंद हो। लेकिन बजाय इसके ट्रंप साहब चले जाते हैं और पूरा देश यहां इंतजार कर रहा था कि मोदी जी का जब ट्रंप से सामना होगा, और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा जी, जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो अब क्या चला रहे हैं कि साहब ट्रंप तो निकल गए, मोदी जी वो सवाल पूछते कि आपने श्रेय क्यों ले लिया सीज फायर का। लेकिन भारत ने तो जो युद्ध विराम का मामला था उस पे तो उसने वॉकआउट कर लिया था। भारत को अपना एक पक्ष रखना चाहिए था कि वो युद्ध के साथ है कि युद्ध के विरोध में है, इजराइल के साथ खड़ा है कि ईरान के साथ खड़ा है, ये बहुत स्पष्ट उसको करना चाहिए था। लेकिन भारत और शायद एक दर्जन ही देश थे उसमें जिन्होंने वॉकआउट किया। तो भारत की स्थिति इस लिहाज से कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी कमजोर साबित हुई है। जबकि आज जहां पर देश की स्थिति है, हम चौथी इकोनॉमिक स्थिति की बात कर रहे हैं, बड़ी शक्ति की बात कर रहे हैं,
लेकिन हमारी आवाज कितनी सुनी जा रही है। आज भी जो फोटो जारी हुई है उसमें मोदी जी को कौन सा स्थान मिला है, ये भी देखा जाना चाहिए। तो भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? तो ये जो विश्व गुरु की जो छवि बनाई जा रही थी, वो छवि कितनी छद्म थी और कितनी थोपी गई थी। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हैं कि भारत बहुत मजबूती के साथ हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। भारत की उतनी बात नहीं सुनी जा रही है जो सुनी जानी चाहिए थी या पहले सुनी जाती थी। और ट्रंप की जो स्थिति है, और ये वही ट्रंप है कि जहां मोदी जी उनका चुनाव प्रचार करके आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार हाउडू मोदी हुआ था गुजरात में, लेकिन उन्हीं ट्रंप ने भारत का जो मान रखा है, वो बल्कि एक तरह से आप ये कहें कि सम्मान को जिस तरीके से उन्होंने कुठाराघात किया है, वो दिखाता है कि ट्रंप पूरे दादागिरी के साथ दुनिया को चलाना चाहते हैं, वो चाहे भारत हो या कोई और दूसरे देश हो। तो आज के तारीख में मिडिल ईस्ट हो, आपका साउथ ईस्ट एशिया हो या यूरोप हो, वहां पर जो शांति के लिए खतरे हैं, मनुष्यता के लिए खतरे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से वही ग्लोबलाइजेशन का असर है, वही पूंजीवाद का असर है कि जिस पूंजीवादी दुनिया में हम लोग हैं, जो वैज्ञानिकता के नाम पर ये तमाम जो आयुध और ये सब बने, तो उनका लोग कहते हैं साहब युद्ध से ही शांति स्थापित होगी। जबकि ये देश जहां पे हम हैं, बड़े गर्व के साथ हम कहते, गांधी जी भी कहते थे कि हम या मोदी जी भी जाकर के बोले कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। गांधी ने दुनिया को रास्ता दिखाया अहिंसा का। तो बुद्ध और गांधी के देश भारत का ये स्टैंड होता हो कि वो हट जाए, वॉकआउट कर जाए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने का विषय है। भारत के कूटनीतिज्ञों को, भारत की विदेश नीति पर जो लोग काम करते हैं, उनको केवल ब्रांडिंग करके कि प्रधानमंत्री गए तो इस एंगल से फोटो खींचेंगे और उसके जरिए कि साहब मोदी जी विश्व गुरु हैं, साइप्रस से एक अभी वो वहां का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लेकर के आए हैं। तो केवल यही नहीं, बल्कि भारत ने क्या हासिल किया है, कितनी मजबूत है, कितनी सुनी जा रही है, ये सामने आए तो ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए भी और दुनिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रा अनिल सिन्हा जी को ले आइए स्क्रीन पे। अनिल सिन्हा जी के पास भी चलना चाहता हूँ। अनिल जी, ज़रा और समझना चाहता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान के लिहाज से तेल, गैस और इन सब को देखा जाए, उस लिहाज से भी बिजनेस मोदी जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं अब, क्योंकि वो तो व्यापारी आदमी हैं, करते हैं व्यापार। लेकिन ईरान के साथ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल मामला यहाँ तक नहीं है, कितने देश प्रभावित होंगे। और ईरान जो धमकी दे रहा है, जो कह रहा है कि अगर हम उसको बंद कर दें तब तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, और उसमें भी आज अलग थलग क्यों दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी? अभी G7 से कुछ निकल के आया नहीं है, लेकिन फिर भी G7 में हो सकता है कि हाथों हाथ ले ले नरेंद्र मोदी को। कौन हाथों हाथ ले रहा है? ये आप तो मैं हाथों हाथ ले रहा है, जो फोटोज आ रहे हैं उससे आप दिख नहीं रहा है। ये मीडिया, आपने चमचा मीडिया से आप ये क्या कहते हैं उम्मीद रखते हैं। वो जो फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, अभी वो जो आपने फोटो देखा, कोई भी दुनिया में कहीं हादसा हो जाए और कोई जाए, उससे कोई मीडिया से बात भी ना करे और ऐसे ऊपर झांक रहा है, नीचे झांक रहा है। बॉलीवुड की शूटिंग है क्या? फिल्म फेयर अवार्ड देने लायक है और इसके अलावा कोई अवार्ड नहीं। वो साइप्रस वालों ने भी गलती की है, ये अवार्ड उनको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सब अवार्ड जो है उसका कुछ तो मीनिंग है। फिल्म फेयर अवार्ड जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, उनका जो क्रू मेंबर्स है, फोटोग्राफर्स है, आपने ऐसा कभी देखा है क्या? अरे कहीं पर भी कोई हादसा हुआ, कोई हुआ, मीडिया से लोग बात करते हैं, दुनिया दिखाई देती है, बैकग्राउंड में शोर नॉइज होता है, कुछ नहीं, सब बंद है, साउंड, मतलब कैसी एडिटिंग और क्या है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि ये ऐसे ही इसमें हुआ। वहां पर जो है किसी ने पैर छू लिया है और पूरा वायरल है साइप्रस में। अब वो तो क्या कहते हैं, मेरा नाम जोकर में वो
क्या है वहाँ वाली जो रशियन अभिनेत्री थी, हम लोग देखा है हमने फिल्म में, वो जी। नमस्कार टाइप का कुछ कर रही थी, तो यहाँ 10वें दानिया या क्या, वो पूरा पॉपुलर 10वीं हो गया दानिया। था। जी, ये 10वीं सब दानिया। फिल्मों जी। के लिए है, ये कोई राजनेता के लिए थोड़ा ही है। जी। जोकर वाला मामला सारा कुछ चल रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अमेरिका ने ये इस जो अटैक हुआ है, अमेरिका नहीं चाहता है कोई न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, उसने खत्म। ट्रंप ने 2015 तक जो था में किया हुआ जो एग्रीमेंट हो रहा था ईरान से हुआ था, जो वो का इंस्पेक्शन का में वो हो चुका है, वो सबको स्क्रैप किया ऐसे ही, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो जो मेन स्ट्रीम में आए, क्योंकि सही कहा उन्होंने कि ईरान ही उनके लिए एक थ्रेट था जो उनसे मुकाबला कर सकता है, इसीलिए वो नहीं है देना चाहता। इसीलिए जैसे ही बातचीत चल रही थी, इस बीच में अटैक हो गया ताकि उसका रास्ता बंद हो जाए। दूसरा है क्या कि इसराइल की स्ट्रेटजी ये भी है कि जो गाजा में जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सीज फायर करो, और बहुत उसकी ये हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी, इवन फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जो कि उसके एलाइज हैं, जो उनको सप्लाई करते हैं, ये देते हैं सब कुछ, वो जो है वो भी उसके डिमांड में शामिल हो गए। तो उन्होंने ईरान पर आक्रमण कर दिया ताकि उस मामले में वो सारे कंट्रीज जो हैं ईरान के खिलाफ एकजुट हो जाए। लेकिन उसमें भी मुझको लग नहीं रहा है कि उसको सक्सेस मिला है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि उनके साथ अभी लड़ने के लिए आ गया हो, फिलहाल तो ऐसा नहीं कोई चालू हुआ है। लेकिन ये इराक करना चाहते हैं ईरान का, जो इस बार हमको लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत में आ गए हैं ये, क्योंकि इराक का तो यूनिलैटरल अमेरिका जाकर के उसको खत्म कर दिया, लेकिन जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं। वो जो इजराइल की खबरें आ रही हैं उससे बंकर में घुस गए हैं, इसीलिए कैजुअलिटी कम है, लेकिन ठिकानों पर इस पे तो हमला हो ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो उसको कर रहे हैं। और वो जो अभी एक और खबर आप लोगों ने नहीं देखी होगी या ध्यान नहीं दिया होगा, फ्रांस में एक एयर शो चल रहा है। उस एयर शो में जो इजराइल ने अपने लीथल वेपन्स दिखाए थे, दिखाना चाहते थे, उस लीथल वेपन को उन्होंने दिखाने से मना कर दिया, उस पर कर्टन लगा दिया, उनको बंद कर दिया शो में दिखाने से। तो ये इजराइल की डिफेंस आईडीएफ है, उसने क्या कहते हैं, आईडीएफ या उनका फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने एक निकाला क्या कहते हैं मतलब स्टेटमेंट, उसमें उसकी आलोचना की है कि फ्रांस नहीं चाहता है कि हमारे वेपन्स को लोग देखें, क्योंकि वो राइवल है हमारे ये हथियार के बाजार का। तो वहां भी मच रहा है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था ह्यूमैनिटी के खिलाफ। ये लोग ये जो हथियार बेचने का बाजार है, उसमें इजराइल ये गाजा में जो एक्सपेरिमेंट किया है, ईरान के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता था, लेकिन वो भी फेल हो गया, क्योंकि अभी वो उनका टूट गया। वो जो उनके यहाँ मिसाइल जाकर के जो इंटरसेप्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि एकदम फुल प्रूफ हमारे पास इंतजाम है, वो इंतजाम उनका फेल हो गया। वहाँ उनके यहाँ गिर रहे हैं, बंकर में भले ही आप बच जाइए। तो इसके बहुत ही इम्प्लीकेशंस है। मुझको लग रहा है क्या कि ट्रंप जो है वो कोशिश जरूर करेंगे कि इजराइल का अपर हैंड बरकरार रहे, लेकिन हमको लग नहीं रहा है मतलब उनको एक दिक्कत और भी आ रही होगी कि मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि ईरान को मिटा दिया जाए, जो चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज का सपोर्ट। इराक के मामले में ऐसा करने में सफल हो गए, बाकी कंट्रीज ने उनके साथ नहीं दिया। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है, हम लोग कहीं के नहीं है, वहाँ से पैदल आएंगे या जैसे भी आए, और यहाँ पर देखिएगा कि फिर मीडिया जो है सो चालू हो जाएगा। ये मीडिया वाला बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, इसको किसी तरह रोकिए। ये जो है फिल्म फेयर की जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने से, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक एक इवेंट को देखें, साइप्रस वाला इवेंट, कंट्री जो है वो नागपुर के बराबर भी नहीं है, और वो जो है उसकी आबादी, और वहाँ कल चल रहा है दिल्ली का एक मोहल्ले बराबर नहीं है। 13 लाख की मोहल्ले तो बराबर। आबादी है, 13 लाख की हाँ। आबादी है मात्र। अच्छा, उसके बाद उसका इतिहास क्या है? कुछ नहीं है। कॉलोनियल ये उनका लिगेसी है, बहुत डिफिकल्ट, मतलब वो अलग जाए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसका क्रोशिया, वहाँ वही है जो कंट्री यूगोस्लाविया का वारिस, जहाँ की जिसको लेकर के, जिसको कि वर्ल्ड मैप पे नेहरू ने ला दिया था, मार्शल टीटो को लेकर के, वो तो अब कंट्री उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, उसी से निकला हुआ कंट्री है वो, और उस पर ले जाकर के क्रूज, मतलब क्या है ये जो हुआ पार्टी है ना,
इसको जो रोकिए, तब आपको सब क्लियर पिक्चर होगा और सही सही चीज समझ पाइए। जी अमलेंदु जी, लेकिन ये इजराइल का अपना दावा, ईरान का अपना दावा, लेकिन इजराइल कई बार कहता है ईरान ने ये दाग दिया, इससे हमको इतना नुकसान हो गया। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? राजीव जी, ये स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, लेकिन ये एक चीज तो साफ है कि इजराइल ये स्वीकार कर रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है। अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, अभी 5 मिनट पहले आईडीएफ जो है उसने कहा है कि ईरान की नई मिसाइलें दागी गई हैं और पूरे सेंट्रल इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं राजीव जी। और आईडीएफ ने साफ कहा है नागरिकों कि आप लोग बंकरों में जाइए, सुरक्षित जगह पर जाइए और तब तक वहां रहिए जब तक कि हम अगला आदेश नहीं दें। तो यानी लगातार पूरे इजराइल में राजीव जी भगदड़ मची हुई है और दिन भर भगदड़ मची रहती है, रात में भी भगदड़ मचती है। तो ये इजराइल की स्थिति बनी हुई है। इजराइल ने समझा ये था कि जैसे हमास पे और गाजा पे उसने हमले किए, उसी तरीके से ईरान को निपटा देगा। लेकिन वो राजीव जी कभी कभी होता क्या है ना कि वो जल्दी से में जो गरम गरम खाने के चक्कर में मुंह जल जाता है, तो गरम खाने के चक्कर में मुंह जल गया इजराइल का। ईरान को ही समझ लिया कि उसी तरीके से हजम कर जाएंगे जैसे हमास को हजम कर गए। तो ये हमास को हजम करना अलग चीज थी और ईरान एक पूरा बड़ा देश है तो उसको हजम करना एक अलग चीज है। तो ये इजराइल समझ नहीं पाया और मुझे लगता है राजीव जी ये कि अमेरिका सीधे जो है वो फ्रंट ना खोलकर ईरान से वो शिकंजी की आड़ लेकर काम कर रहा है। वो शिकंजी की तरीके से इजराइल को उसने आगे किया हुआ है। तो अब पीछे अमेरिका खड़ा है, लेकिन वो अमेरिका उतना ही खड़ा हुआ है जितना अमेरिका खुद जो है वो फ्रंट पर आने से बचा रहा है। उसको कोई सीधी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप बार बार ये भी कह देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार दोहराते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ साथ ये दोहराते हैं सब ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होनी चाहिए। ईरान ने पहले कह दिया हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है। तो इसी गैबाइड आपकी जो कह चुकी है परमाणु हथियार नहीं है। तो राजीव जी इस समय जो लग रहा है इजराइल में, तो 2 रणनीतियां हो सकती है कि ये भी बताने की साथ कि ईरान जो वो हमले कर रहा है और हमारे नागरिक जो नागरिक उस पर हमले कर रहा है, ये बताने की कोशिश की जाए। जबकि इजराइल ने राजीव जी जहां भी हमले किए हैं वहां नागरिक ठिकानों पर ही हमले किए। और जैसा मैंने भी बताया कि आज ही उसने गाजा में जो किया, शेल्टर पे हमला किया, मतलब वो शेल्टर आपका ही बनाया हुआ है और वहां नागरिक जो शरण लिए हुए आपके बनाए हुए शेल्टर में, और वहां वो खाना लेने के लिए लाइन में लगे और आपने वहां गोली चला के 45 नागरिकों को आपने मार दिया। तो ये इजराइल कर रहा। तो यानी राजीव जी इजराइल अपने युद्ध अपराध छुपाने के लिए भी बहुत सी बातें कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वहां का लोकल मीडिया राजीव जी खबरें दे रहा है, एक तो बाहरी मीडिया को वहां रोका जा रहा है कि भाई आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ये वहां चल रहा है राजीव जी। बाहरी मीडिया को रोका जा रहा है और लोकल मीडिया की भी पहुंच जो सीमित की जा रही है। लेकिन जो लोकल मीडिया वहां से राजीव जी दे रहा है तमाम सारी खबरें, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि नुकसान बहुत गंभीर और बड़ा जो है वो इजराइल को हो रहा है। और वहां की इजरायली पुलिस और आईडीएफ, जिनमें राजीव जी कम से कम 4-5 बार ये बात बताते हैं कि मलबे के ढेर लगे हुए हैं, मलबा हटाने में समय लगेगा, आप लोग शांति बनाए रखें, भगदड़ ना मचाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, ये बार बार ट्वीट आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है। और जो उसके मुख्य सैन्य ठिकाने हैं, ईरान अब उन पर हमले कर रहा है राजीव जी, ये भी खबरें आ रही है, उन पर नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि इसमें आपको लगता है कि भारत कोई रोल प्ले करेगा या भारत वैसे ही जैसे है अभी, मोदी जी इतनी हिम्मत दिखाएंगे? देखिए, अब मोदी जी G7 में क्या हो रहा है जरा उस पर भी ध्यान देते हम लोग। कल भी चर्चा हुई थी इस पे और कल आज अखबारों में आ भी गया, जो कल शाम हम चर्चा कर रहे थे और कल सुबह के अखबारों में और कल के दुनिया भर के मीडिया में ये आएगी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इन्फोर्समेंट डायलॉग, ये नई चीज आई है डिप्लोमेसी में कि इन्फोर्समेंट डायलॉग में शामिल हो रहे हैं। और ये इन्फोर्समेंट डायलॉग क्या है, कल भी बताया था, फिर बताता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा हूँ, इन्फोर्समेंट डायलॉग में सिर्फ और सिर्फ निज्जर की हत्या का मामला है। वो जो खालिस्तानी सपोर्टर थे उनकी हत्या का मामला है और उसमें 5 आइज कंट्रीज का इंटेलिजेंस इनपुट है। डायरेक्ट NSA, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रॉ, इन सब पे सीधा आरोप है और ये बंद कमरे में बातचीत होनी है। उनके एविडेंसेस हैं
वो कितना सही है कितना गलत है, भारत ने उसको कितना काउंटर किया है, अब इसकी जानकारी नहीं है। भारत तो डिनाई करता है, लेकिन उसको टेक्निकली आपने पॉइंट बाय पॉइंट कब डिनाई किया ये नहीं आया मीडिया में। तो केवल वन लाइन डिनाइल से कि हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका I-5 के 5 आइज का इनपुट है जी और ये 5 आइज कंट्री वहाँ है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी है, वहाँ यूके भी है, वहाँ अमेरिका भी है, न्यूजीलैंड भी है। तो 5 आइज के मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे। अब अगर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय या उनके करीबी जो ब्यूरोक्रेट है उनके ऊपर आरोप लग रहा है, कनाडा ने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे वो डिप्लोमेट्स को बर्खास्त किया वहाँ से, हमने भी किया यहाँ से। ऐसी स्थिति में जब व्यक्तिगत आरोप हो तो मोदी जी क्या स्टैंड लेंगे, आप बताइए। जी तो वही करेंगे जो कनाडा चाहेगा या जो 5 आइज कंट्रीज चाहेंगे। जी 5 आइज कौन है? वो G7 है अधिकांश, वो G20 भी है, उनमें वीटो पावर वाले कंट्रीज भी हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि पहली बार एक ग्लोबल लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात जो ट्रंप की बात है, देखिए ट्रंप बहुत ही व्यक्तिगत रूप से आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, ऐसी स्थिति में रहते हैं वो। लेकिन ईरान वाले मामले पे राजीव जी, ईरान वाले मामले में पहली बार ट्रंप एक स्ट्रेटेजिक फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। जेडी वेंस जो है वो बातचीत कर रहे हैं ईरानियन लोगों से, उनकी बातचीत चल रही है जी और अब वो जो मिलिट्री कमांडर्स के इनपुट होंगे, जो CIA का इनपुट होगा, वो इनपुट लेने पहली बार ट्रंप वापस गए। इसीलिए उन्होंने एयरफोर्स 1 पे ये बात भी कही है। तो इसका मतलब बहुत साफ इंडिकेशन है कि अमेरिका इस फैसले के बहुत करीब है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में करे, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा तब ये जो तमाशबीन देश हैं, चाहे वो रूस है, चाहे वो चीन है, चाहे वो अरब की कंट्रीज हैं, इनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए जब हम G7 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, भारत की जो विदेश नीति की बात हम लगातार कर रहे हैं, पिछले दिनों विदेश नीति पे ही चर्चा हो रही है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद से तो ज़्यादा हम लोग इंटरनल राजनीति तो लगभग अभी शांत पड़ी हुई है, ख़त्म तो नहीं कहेंगे, शांत पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत खबरें आ जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर विदेश नीति को देखा जाए, उसका इंटरनल राजनीति पर कितना असर आप देखते हैं? इंटरनल राजनीति पर असर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जान वहीं बसती है। अभी आएंगे और सीधे बिहार दौड़ कर जाएंगे, दौरा करेंगे बिहार का, और चुनाव जीतना है तो इसलिए भी करेंगे। तो कितना प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए राजीव जी, एक दौर था जब लोग सुनते थे, और नेहरू जी तो अपने ज़माने में बहुत माहिर विदेश नीति के विशेषज्ञ, और देश को उन्होंने जहां पहुंचाया था तो लोग चर्चा होती थी। रूस के साथ संबंधों को तो मुझे लगता है कि किसानों तक से आप पूछ लेते तो वो बताते कि हमारे रूस के साथ इतने अच्छे संबंध है। और ये दौर तो सोशल मीडिया का है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहां हर इंफॉर्मेशन गांव तक पहुंच रही है, नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप किसी देश के साथ भारत के बहुत मजबूत संबंधों के बारे में, और किसी भी देश ने भारत के लिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया हो, ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। खबर जो मिलती है वो क्या कि मोदी जी को अमेरिका में क्या सम्मान मिला, ट्रंप ने को कैसे पीछे दिखाया, या सारा कुछ ये जो पूरा PR एजेंसी का खेल है, उसमें भारत का नहीं मामला है, उसमें एक नेता का मामला आता है। ऑब्वियस है कि नेता का एक बड़ा किरदार होता है। नेहरू जी का अपना किरदार था, इंदिरा गांधी का अपना किरदार था,
और इंदिरा गांधी वो थी जब 7वां बेड़ा खड़ा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें उसकी चिंता नहीं है, हमारी सेना जो कर रही है वो वही होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 8वां 9वां 10वां जो भी बेड़ा लेकर के आइए। बाद में वही अमेरिका उस चीज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन क्या हो गया कि पाकिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें सीज फायर का ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो एक बार नहीं 11-12 बार इस बात को वो रिपीट करते हैं। तो ये एक तरह से अपमान है। हालांकि तो सीज फायर का ऐलान ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आप बार बार अपमान कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब गया क्या? कोई नहीं जाता। चाइना के बारे में मोदी जी ने कभी बोला? उसके पहले वो कहते थे कि चाइना को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए। अब वो क्या दिखाते हैं कि फला जो मूर्ति आ रही है उसकी आंखें छोटी छोटी हैं और नहीं सामान खरीदना चाहिए। सामान नहीं, आयात क्यों हो रहा है सामान? पब्लिक तो, जब पब्लिक को मार्केट में वो सामान नहीं मिलेगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो आप आयात पर प्रतिबंध लगाइए, बजाय इसके लोगों को कहना कि नहीं साहब आपको खरीदना नहीं है। जैसे दिवाली में लड़ियां नहीं खरीदनी है, वो ये सब आता है, होली में ये नहीं खरीदना है, उससे काम नहीं चलता है। गलवान घाटी में 5 साल हो गए शायद, राहुल गांधी ने उसको लेकर के ट्वीट भी किया था, लोगों को याद दिलाया। क्या नरेंद्र मोदी ने चाइना को लेकर के कोई बयान दिया? चाइना को लाल लाल आंखें दिखाई? नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ क्या है कि आप इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें ध्रुवीकरण की संभावनाएं देखते हैं। तो पाकिस्तान पर जो होगा उसका आंतरिक तौर पर आपको फायदा मिलेगा, वो करना है। लेकिन ये देश को कमजोर करता है। ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो विदेश नीति का जो हिस्सा है, ये भारत को भीतर से कमजोर करता है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब चौथी अर्थव्यवस्था भारत है तो दुनिया के आप उसको मंच पर देखिए कि भारत की हैसियत क्या है। विदेश नीति की असली पहचान वहां से होती है कि भारत को कितनी महत्ता मिल रही है। वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में कह दिया गया, वो वीडियो जारी हुआ कि मोदी जी ने कहा कि रोक दीजिए युद्ध, कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया। लेकिन ये सब केवल पीआर एजेंसी का खेल था, ब्रांडिंग का खेल था। असल में वो चीज नहीं थी। होना तो ये चाहिए था कि सच में भारत कोई बात कहता तो उसकी सुनी जाती, वैश्विक मंच पर उसको तवज्जो मिलती, और कहीं उस तरह के अगर फैसले होते तो मोदी जी का बड़ा सम्मान होता। बिल्कुल, वो देश का सम्मान तो है, प्रधानमंत्री का भी सम्मान बढ़ता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है और विदेश नीति के मोर्चे पर भारत बुरी तरीके से विफल साबित हुआ है। सिर्फ यूरोप अमेरिका की बात नहीं है, चाइना का मामला नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो देश हैं, नेपाल से लेकर के और भूटान तक, श्रीलंका से लेकर के और आपके म्यांमार तक, ये देश जब आपके साथ नहीं खड़े होते हैं तब आप समझ सकते हैं कि हम कितने ज्यादा फेल्योर साबित हुए हैं विदेश नीति के मोर्चे पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और उसमें भी जब विदेश नीति के मोर्चे पर भारत का क्या रुख रहा है पिछले दिनों, और ख़ासकर इस रेजिम में नरेंद्र मोदी के 11 साल में भारत कहाँ है, और उसके अलावा जो कुछ चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इजराइल 2 अलग अलग जगहों पे लड़ रहा है, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन, और इन दोनों से क्या कुछ निकल के आता है, इन सब पर सबकी निगाहें रहेंगी। और ख़ासकर G7 से क्या निकल के आता है, और वहाँ नरेंद्र मोदी क्या पुरजोर तरीके से अपने यहाँ जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है, उस पर एक मत पूरे G7 को कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ है, अभी आना बाकी है, चर्चा करेंगे इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अनिल सिन्हा जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और उधर सीधे तेहरान से जुड़े थे